हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। और ये वीडियो मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं और आज ही से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है। और आप सभी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, प्रश्नों को याद करेंगे और प्रश्नों को आप ऑफलाइन वाले क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उसका आंसर देंगे। तो चलिए हमारे साथ पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से कि किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के बारे में जो स्रोत हैं उसकी जानकारी मिलती है। ऑफलाइन वाले वीडियो में भैया मैंने आपको पहले बताया था, बताया था ना, किससे किससे मिलती है। एक तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, दूसरा ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से मिलती है, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है ना, याद आ गया आपको। तो इन तीनों से हमें किसकी जानकारी मिलती है, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। यही सारे स्रोत हैं। दूसरा इस सवाल है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि अष्टांग हृदय संहिता किससे संबंधित है, यानी किस ग्रंथ से संबंधित ग्रंथ है। तो अष्टांग हृदय संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। किससे? अष्टांग हृदय संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। दूसरा सवाल है कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। इस बात को एकदम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से याद रखेंगे। दूसरा है कि 16 महाजनपदों की जानकारी। 16 महाजनपदों की जानकारी आपको अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है और भगवती सूत्र से भी मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है और भगवती सूत्र से भी आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर आपसे सवाल कोई पूछ देगा कि बताओ कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक तो भगवती सूत्र से, दूसरा अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी हमें किस स्रोत के द्वारा मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में अगर स्रोत की जानकारी पूछा जाए आपसे, तो अभिलेखों से ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जो सर्वाधिक जानकारी हमें मिलती है, जो प्राप्त होती है, वो अभिलेखों द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा मिलती है। हमारा अगला सवाल है कि पश्चिमी भारत में जो खरोष्ठी लिपि थी, पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का जो प्रचार प्रसार हुआ वो किनके संपर्क के पश्चात हुआ। खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार किसके संपर्क के बाद हुआ? तो ईरानियों के संपर्क के बाद हुआ। खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार ईरानियों के संपर्क के बाद हुआ। दूसरा सवाल पूछेगा आपको कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। कौन से वर्ग के थे? आंसर क्या हुआ? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है, इसे याद रखेंगे। दूसरा कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी आदि काव्य हम किसे बोलते हैं? तो आदि काव्य हम बोलते हैं रामायण को। आदि काव्य हम किसको बोलते हैं? रामायण को बोलते हैं हम आदि काव्य। दूसरा सत्यमेव जयते, जो हमारा सत्यमेव जयते वाक्य है, उसको कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, किस वेद से, किस उपवेद से हमें वो प्राप्त होती है, कहाँ से लिया गया है? तो वो है मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद, यानी सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के विषय में हमें जो रोमन व्यापार होते थे उसकी जानकारी, यानी उसका वृत्तांत हमें मिलता है। तो किससे? पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो पुस्तक है, इससे हमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले जो रोमन व्यापार थे उससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सवाल है कि भारत में सबसे प्राचीन पुराने अभिलेख हैं वो किस शासक के प्राप्त हुए हैं। भारत में सबसे जो पुराने अभिलेख हैं वो किस शासक के प्राप्त हुए हैं? वो है अशोक के। किसके प्राप्त हुए हैं? अशोक के प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हैं भाई साहब अशोक के। कोई दिक्कत? और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अभिलेखों के द्वारा हमें मिलती है। दूसरा सवाल है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में
सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो भाई साहब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जो अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ा था। भाई किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीनतम जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उनके रचनाकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो वो कौन है? पाणिनि। वो कौन है? पाणिनि। और अगला क्वेश्चन है हमारा सतसहस्त्री संहिता। जो सतसहस्त्री संहिता है ये किस ग्रंथ का उपनाम है? सतसहस्त्री जो संहिता है ये किस ग्रंथ का उपनाम है? तो ये महाभारत का उपनाम है। इसका आंसर हो गया महाभारत, याद रखेंगे। दूसरा सवाल है शुल्ब सूत्र। दूसरा सवाल शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। और अगला सवाल है हमारा सियुकी। सियुकी किसका यात्रा वृत्तांत है? सियुकी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो सियुकी ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। और ह्वेनसांग के समय ह्वेनसांग जब पढ़ रहे थे विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे उनके जो आचार्य थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। जहाँ वो पढ़ाई करने के लिए आए थे वहाँ के जो आचार्य थे वो थे आचार्य शीलभद्र। और ह्वेनसांग यहाँ से बहुत दिनों तक पढ़ाई करके यहाँ से वापस चले गए और उन्होंने अपनी यात्रा का जो विवरण किया वो सियुकी नामक पुस्तक में किया है। दूसरा है कि भारत का सर्वप्राचीन अगर धर्म ग्रंथ पूछा जाए आपसे, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो आपका वेद है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। ध्यान देंगे। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल पर आइए कि राज्याभिषेक के नियम याद करिए। आपको हमने बताया था अपने ऑफलाइन क्लास में कि राज्याभिषेक के नियम किस में दिए गए हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक के नियम किस में दिए गए हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको दिए गए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको मिल जाते हैं। दूसरा सवाल है कि अशोक के नाम का जो स्पष्ट उल्लेख है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अधोलिखित अभिलेखों में से प्राप्त होता है? किस अधोलिखित अभिलेखों में से प्राप्त होता है? तो वो है आपका मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और नेत्तुर अभिलेख। इन तीनों अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में, अशोक के नाम के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दूसरा सवाल है 14वीं सदी ईसा पूर्व का, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कहाँ से मिला है? 14वीं शताब्दी का, 14वीं सदी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है बोगाजकोई से। कहाँ से? बोगाजकोई से, यानी बोगाजकोई से वो प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि महावीर के जीवन कृत्यों के, महावीर का जो जीवन कृत्य था, जो जीवन था, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ जो उनके संबंधों का विवरण मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है भगवती सूत्र में। वो कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। और 16 जनपदों की जानकारी भी, 16 जनपदों की जानकारी भी आपको भगवती सूत्र में मिलता है और अंगुत्तर निकाय दोनों में मिलती है। लेकिन महावीर के जीवन कृत्यों की जो जानकारी है, जो अन्य समकालिकों के संबंधों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें मिलती है भगवती सूत्र से। अगला है आपका कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे मूल्यवान वस्तु समझा जाता था? मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। और भारतीय पुरातत्व का जनक अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जी को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में अभिलेख के बारे में भी बताया था, मैं भी फिर से उस अभिलेख को रिपीट करता हूँ। आपके लिए मंत्र का काम करेंगे, यंत्र का काम करेंगे, जंतर का काम करेंगे, और आप जो कलाई वगैरह कभी कभार बांधते हैं, यहाँ बांध वगैरह में जंतर नज़र ना लगे, उसका भी काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके शासक हैं आपके कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख के शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख के शासक हैं गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख के शासक हैं रुद्रतामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के शासक हैं समुद्रगुप्त।
मंदसौर अभिलेख के शासक हैं मालवा नरेश यशोवर्मन, और ग्वालियर अभिलेख के जो शासक हैं वो हैं प्रतिहार नरेश भोज, और देवपाड़ा अभिलेख के जो शासक हैं वो है बंगाल शासक विजयसेन, और भीतरी व जूनागढ़ के अभिलेख जो थे वो स्कंदगुप्त उसके शासक थे। और भारत का आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है किस अभिलेख में मिलता है, तो सर्वप्रथम आपका भारत का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। ये आप ध्यान देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ये एपिसोड है जिसको आपको याद करने हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको याद करने हैं। ये तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है भाई साहब? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता था। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, इसे भी याद रखिएगा। और इसमें मानव जातियों का अध्ययन किया गया है इस हिस्टोरिका पुस्तक में, और उसके भौगोलिक विवरण का भी वर्णन किया गया है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इन सारे प्रश्नों को आप याद करें, और अगले दिन जब मैं जाऊं तो इन सारे प्रश्नों को अगर मैं पूछूं तो सारे सही सही जवाब आने चाहिए। और सही सही जवाब के लिए किसने याद किया, किसने याद नहीं किया, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट करके ये बताइए मुझे कि इन सारे प्रश्नों को सुन करके आपको कैसा लगा। और जिनको याद हो जाए तो वो भी बताइएगा कि सर मुझे याद हो गया। तो अभी मैं आप सबों से यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करूँगा। आप सभी मुझे कल के डेट में यानी अगले दिन ये वीडियो यानी इसमें जो प्रश्न आंसर हमने आपको दिया, सारे प्रश्नों को आप याद करेंगे और हमें जवाब देंगे। और आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस वीडियो का, इस प्रश्न उत्तर का लाभ पहुँचा पाऊँगा। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।